नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पार्थ क्लासेस में। आज हम लोग जो कि राजस्व अधिकारियों में जो ज़िले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी जो होता है वो कलेक्टर होता है, और जो लेखपाल है ये ज़िले में सबसे निचले स्तर का राजस्व अधिकारी होता है। तो जो लेखपाल है ये दो तरह के होते हैं, एक राजस्व लेखपाल और दूसरा चकबंदी लेखपाल। चकबंदी लेखपाल हम पहले ही बता चुके हैं कि जो चकबंदी लेखपाल है इस चकबंदी आयुक्त के अंडर में कार्य करता है, चकबंदी आयुक्त के अंडर में। और जो राजस्व लेखपाल है ये जिलाधिकारी या हम कह सकते हैं कलेक्टर के अंडर में कार्य करता है, कलेक्टर। तो आज हम लोग लेखपाल के कार्य एवं लेखपाल की नियुक्ति किस नियमावली के अंतर्गत हुई है, कब से हुई है, ये सब महत्वपूर्ण जानकारियाँ पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली की जो शुरुआत हुई थी वो सन 2006 से शुरुआत हुई थी, सन 2006 से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब जोड़ी गई, तो उसका आंसर होगा 2006 में। लेखपाल के जो कार्य हैं वह भूमि अभिलेख नियमावली में वर्णित हैं, या इसे हम बोलते हैं लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल। तो लेखपाल के कार्यों के बारे में भूमि अभिलेख नियमावली में बताया गया है। लेखपाल के कार्य वह कार्य जो नियमावली में हैं उन्हें हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला जो कार्य है वह ये है कि तहसीलदार द्वारा निर्धारित की गई तिथि पर प्रत्येक मास में लेखपाल तहसील में उपस्थित होगा। इसमें क्या है कि तहसीलदार के द्वारा एक तिथि निर्धारित की जाएगी मंथ में कि इस तिथि पर जो लेखपाल है वह तहसील में उपस्थित ही होगा, ठीक है। तो उस दिन लेखपाल को तहसील में उपस्थित रहना है। दूसरा है तहसील में उपस्थिति के अवसर पर लेखपाल संक्राम्य अधिकारी वाले भूमिधर द्वारा, भूमिधर का मतलब है किसान, द्वारा अंतरित किए गए सभी अविवादित मामलों और समर्पण मामलों की रिपोर्ट रजिस्ट्रार कानूनगो को देगा। यानी कि जो लेखपाल है वह लेखपाल जो भूमिधर द्वारा जो अंतरित किए गए अविवादित मामलों एवं समर्पण के जो मामले हैं उनकी रिपोर्ट कानूनगो को देगा। कानूनगो को मतलब राजस्व निरीक्षक को सौंपेगा। यहाँ पर बताते चलें कि राजस्व निरीक्षक जो होता है वह लेखपाल के द्वारा बनाए गए खसरा एवं खतौनी का निरीक्षण करता है। खसरा खतौनी का निरीक्षक होता है कानूनगो, इसे हम राजस्व निरीक्षक या कानूनगो बोलते हैं। अब खसरा खतौनी बनाता लेखपाल है लेकिन निरीक्षण राजस्व निरीक्षक करता है। अगला बिंदु है किसी आपदा जैसे बाढ़, सूखा, ओला पाला, फसल रोग, मनुष्यों या पशुओं में भयंकर संक्रामक रोग, घर या फसल में भयंकर आग लगने के पश्चात लेखपाल रजिस्ट्रार कानूनगो को, लेखपाल रजिस्ट्रार कानूनगो को एक रिपोर्ट देंगे। यदि सुपरवाइजर कानूनगो पड़ोस में है तो उन्हें सूचित करेंगे। ये जो कानूनगो है एक रजिस्ट्रार कानूनगो होता है, एक सुपरवाइजर कानूनगो। जो सुपरवाइजर कानूनगो होता है ये होता है राजस्व निरीक्षक। तो लेखपाल को क्या काम करना है कि यदि कोई आपदा आई हुई है तो इस आपदा की रिपोर्ट या तो वह रजिस्ट्रार कानूनगो को देगा या फिर सुपरवाइजर कानूनगो अगर पड़ोस में है तो उसे सूचित करेगा। नंबर 4, पशुओं के संक्रामक रोग के फैलने पर वह ऐसी रिपोर्ट पशु चिकित्सा विभाग को भी देगा। यानी पशु चिकित्सा विभाग है उसे भी संक्रामक रोगों के फैलने की जानकारी उपलब्ध कराएगा। नंबर 5, जब किसी सुपरवाइजर कानूनगो लेखपाल के हलके में जाए तो लेखपाल उन्हें रिपोर्ट करेंगे। मतलब लेखपाल हलके में अगर राजस्व निरीक्षक या कानूनगो जाता है, सुपरवाइजर कानूनगो जाता है तो लेखपाल उनके साथ में रहेंगे। नंबर 6, प्रत्येक लेखपाल अपने हलके की समस्त भूमि प्रबंधक समिति का पदेन मंत्री भी होता है। हलके में लेखपाल के जो हलके की जो भूमि प्रबंधन समिति होती है एक LMC बनाई जाती है। इसके बारे में पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि इसका एक पदेन मंत्री होता है लेखपाल। तथा लेखपाल को भूमि प्रबंधन समिति के निर्देश में समिति संबंधी कार्य करने पड़ते हैं। तो लेखपाल इससे संबंधित जो कार्य होते हैं उन्हें करता है, LMC से संबंधित। लेखपाल ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण के सभी मामले
और ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति के सभी मामलों की रिपोर्ट कलेक्टर को देता है। किसी ग्राम पंचायत में किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा यदि अतिक्रमण है तो यह रिपोर्ट लेखपाल कलेक्टर को देगा। किसे देगा? कलेक्टर को देगा। लेखपाल को लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल के पैरा 25 में वर्णित नक्शा, खसरा, खतौनी, दिनचर्या बही, सीमा तक चिन्हों की सूची तथा अन्य कागजातों को तैयार करना पड़ता है तथा उन्हें रखना पड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे नोट कर लेंगे कि लेखपाल को लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल के पैरा 25 में, यानी कि लेखपाल के जो कागजात हैं वो कौन से पैरा में हैं? पैरा 25 में हैं लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल के। ठीक है, कौन कौन से? नक्शा, खसरा, खतौनी, दिनचर्या बही, सीमा तक चिन्ह सूची और अन्य कागजात, जिन्हें हम इस वीडियो के बाद में पढ़ेंगे लेखपाल के कागजात के अंतर्गत। लेखपाल का वर्णन 1901 भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में किया गया है। यह पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेखपाल ग्राम स्तर पर सरकार का प्रतिनिधि होता है। ग्राम स्तर पर सरकार का प्रतिनिधि लेखपाल होता है। लेखपाल गांव की भूमि का पूर्ण विवरण रखता है। किस किसान के पास कितनी भूमि है, भूमि का स्वरूप कैसा है, भूमि पर कितना लगान निर्धारित है, इन सभी की जानकारी लेखपाल के पास होती है। लेखपाल की भूमिका भूमि अधिकारी के रूप में होती है। उसके पास भूमि का समस्त लेखा जोखा होता है। किसानों के खेतों में कूप, नलकूप एवं वृक्षों के आवरण का निर्धारण लेखपाल ही करता है। लेखपाल के विभिन्न कागजात होते हैं, जैसे खसरा, खतौनी, जो कि पैरा 25 में वर्णित हैं। खसरा, खतौनी, सीमा तक चिन्ह, दिनचर्या बही, किसान बही, यह जो कागजात है इन सब में जो गांव के जो भूमिधर हैं, जो किसान हैं, उनकी समस्त भूमि में कितना वृक्षारोपण है, नलकूप है, इनकी सबकी जानकारी लेखपाल के पास रहती है कागजातों के माध्यम से। लेखपाल का अगला कार्य है कि यदि कृषक की मृत्यु हो जाती है तो तहसीलदार अथवा अपर जिला कलेक्टर के आज्ञा से लेखपाल उत्तराधिकारी को भूमि का हस्तांतरण करेगा। जिसका निधन हुआ है उसके उत्तराधिकारी को भूमि का हस्तांतरण भी लेखपाल करेगा, लेकिन उसमें आज्ञा होनी चाहिए किसकी? तहसीलदार या फिर अपर जिला कलेक्टर की। अगला है भूमि संबंधित विवादों का निपटारा भी लेखपाल करता है। क्योंकि लेखपाल के पास समस्त भूमि का लेखा जोखा होता है, इसलिए वह इस तरह के विवादों को आसानी से हल कर सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को भूमि विक्रय करता है तो क्रेता के नाम भूमि का हस्तांतरण भी लेखपाल द्वारा किया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी भूमि को बेचता है, विक्रय करता है, तो इस भूमि को जो खरीदता है क्रेता, तो इसके नाम, क्रेता के नाम भूमि का हस्तांतरण है वो लेखपाल के द्वारा ही किया जाता है। लेखपाल के पास अनेक प्रकार के भूमि संबंधी कागजात होते हैं। इन कागजातों के माध्यम से लेखपाल ग्रामीण क्षेत्र में भूमि का नियंत्रण रखता है। आगे लेखपाल के पास खसरा, जिल्द बंदोबस्त, गांव का नक्शा, गांव के नक्शे को हम सजरा भी बोलते हैं। तो हम लेखपाल के कागजात को पढ़ेंगे आगे तो इसे भी पढ़ेंगे। खतौनी, रोजनामचा, ये महत्वपूर्ण कागजात होते हैं लेखपाल के पास। लेखपाल अपने हलके में प्रत्येक गांव का प्रत्येक वर्ष खेत में जाकर 3 बार निरीक्षण करता है, जिसे पड़ताल कहते हैं। इसे हम पड़ताल बोलते हैं कि लेखपाल वर्ष में अपने हलके के गांव में जाकर खेतों का 3 बार निरीक्षण करेगा, जिसे हम पड़ताल बोलते हैं। ये कब होता है? पहली जो पड़ताल होती है वह 10 अगस्त से प्रारंभ होती है। दूसरी पड़ताल बोली जाती है रबी पड़ताल। जो पहली होती है उसे बोलते हैं खरीफ पड़ताल, और दूसरी बार जब जाता है तो उसे रबी पड़ताल बोलेंगे, जो कि जनवरी से प्रारंभ होती है। और तीसरी पड़ताल जो होती है इसे जायद पड़ताल बोलते हैं, और ये 1 मई से प्रारंभ होती है। तो ये महत्वपूर्ण है कि लेखपाल जब वर्ष में 3 बार जब खेत पे जाता है, निरीक्षण करता है खेत का 3 बार, तो उसे क्या बोलते हैं? पड़ताल बोलते हैं। और ये कितनी बार होती है? 3 बार होती है। कौन कौन सी? खरीफ, रबी और जायद। कब होती है? ये 10 अगस्त को होती है, जनवरी, और ये 1 मई। तो इसे याद रखना है। पटवारी पद का प्रारंभ सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पटवारी शब्द का प्रारंभ किसने किया था? सबसे पहले तो शेरशाह सूरी ने। चौधरी चरण सिंह के समय पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था।
चौधरी चरण सिंह के समय पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था। उस समय क्या हुआ था, 1950 में जमींदारी उन्मूलन हुआ। तो जमींदारी उन्मूलन के विरोध में वहाँ के पटवारियों ने, उत्तर प्रदेश के पटवारियों ने इस्तीफ़ा, लगभग 27,000 पटवारी जो थे उन्होंने इस्तीफ़ा देने के लिए बोल दिया कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे। तो इन्होंने सब बहुत कड़क स्वभाव के थे ये, तो इन्होंने उन पटवारियों का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया और पटवारी जो शब्द था इसे हटाकर पटवारी की जगह पर लेखपाल कर दिया। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में पटवारी शब्द का नाम किसने बदला, तो चौधरी चरण सिंह जी ने बदला और पटवारी को हटाकर लेखपाल कर दिया गया। वर्तमान समय में भूमि संबंधी कार्यों में लेखपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। वह दाखिल खारिज प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। अब दाखिल खारिज क्या होता है, दाखिल खारिज होता है नामांतरण। नामांतरण का मतलब कि कोई भूमि है उसे किसी व्यक्ति ने विक्रय किया है और एक क्रेता होगा, इसने इसे क्रय किया है, तो इसमें नाम, जैसे मनोज ने विक्रय किया है और रमेश ने खरीदी है ये भूमि, तो जो कागजात होंगे मनोज की जगह पर रमेश लिखा जाएगा, इसे ही दाखिल खारिज बोला जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसे नामांतरण बोला जाता है, नाम को बदल देना। तो यह प्रक्रिया भी तब होती है जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है। इसके अंतर्गत खतौनी में जोतदार के नाम का परिवर्तन भी किया जाता है। खतौनी में जो जोतदार होता है, यानी कि जोतदार का मतलब कृषक, ग्रामीण बोल सकते हैं इसे, ग्रामीण के नाम का परिवर्तन भी किया जाता है और ये किसके द्वारा होता है, लेखपाल के द्वारा किया जाता है। कृषि वर्ष जो होता है वह 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। कृषि वर्ष को हम फसली वर्ष भी बोलते हैं। तो जो फसली वर्ष होता है वह 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है और महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे नोट कर लीजिएगा। खसरा एवं खतौनी को सम्मिलित रूप से अधिकार अभिलेख कहते हैं। खसरा प्लस खतौनी, इन दोनों को सम्मिलित रूप से बोला जाता है अधिकार अभिलेख। अधिकार अभिलेख। लेखपाल के पास प्रत्येक गांव का नक्शा होता है। इस नक्शे में गांव के खेत, रास्ते, सड़कें, नदी, तालाब आदि अंकित होते हैं। इस नक्शे में खेत का क्षेत्रफल भी दिया जाता है, उसी में उसका नंबर भी लिखा होता है। नक्शा होता है गांव का नक्शा, जिसे हम सजरा बोलते हैं। उसमें उस गांव की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं, भौगोलिक स्थितियाँ वो सब वर्णित होती हैं। उसके साथ में जो क्षेत्रफल होता है उसमें उसका नंबर भी लिखा होता है और नंबर की मदद से खेत को पहचानने में आसानी होती है। लेखपाल का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक वर्ष खेतों की नाप करे तथा कमी बेसी को नक्शे में अंकित करे। तो जो गांव का नक्शा है, इस नक्शे में प्रत्येक वर्ष इस नक्शे को परिवर्तित करने के लिए प्रत्येक वर्ष वह जोतदार के खेत में जाकर खेत की माप करे और माप के अनुसार नक्शे को सही करे। अगला बिंदु है किसान के स्वामित्व के समस्त कृषि भूमि का विवरण एक रजिस्टर में एक ही स्थान पर खाते के रूप में लिखा जाता है, जिसे जमाबंदी कहते हैं। तो जमाबंदी क्या होता है, इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। किसान के स्वामित्व की समस्त कृषि भूमि का विवरण एक रजिस्टर में एक ही स्थान पर खाते के रूप में लिखा जाता है। एक रजिस्टर होता है, उसमें किसी खेत का जो स्वामी है, किसी खेत का जो मालिक है, उसकी समस्त कृषि भूमि का विवरण रहता है। मान लिया कोई गांव है, उसमें विभिन्न स्थानों पर इस तरह से खेत हैं उस कृषक के, तो इस रजिस्टर में इन सभी खेतों का, मान लिया ये पी किसान है, तो इस रजिस्टर में इस पी किसान के सभी खेतों का विवरण अंकित रहेगा। तो इसे ही जमाबंदी बोला जाता है। इसकी 2 प्रतियां तैयार की जाती हैं, जिसकी एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा दूसरी प्रति संबंधित लेखपाल के पास होती है। तो जमाबंदी की जो प्रतियां होती हैं वो 2 प्रतियां रहती हैं, एक तो तहसील में रहती है और एक जो संबंधित लेखपाल होता है उस हल्के का उसके पास रहती है। प्रत्येक 4 वर्ष में जमाबंदी का नवीनीकरण किया जाता है। अब जमाबंदी का नवीनीकरण कितने वर्षों में किया जाता है, 4 वर्षों में। इन 4 वर्षों में किन्हीं कारणों से किसान के स्वामित्व की भूमि में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे लेखपाल द्वारा जमाबंदी रजिस्टर में लिखा जाता है। आजकल जमाबंदी का कार्य कंप्यूटर से भी होने लगा है। इससे कम समय में किसान अपनी
भूमि संबंधी आंकड़ों को जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो जो जमाबंदी है, यानी कि जो किसान का जो रजिस्टर है, लेखपाल का जो रजिस्टर है जमाबंदी, इसमें एक प्रत्येक किसान का के सभी खेतों का विवरण रहता है और यह जो विवरण है प्रत्येक 4 वर्ष में हमें इसका नवीनीकरण, यानी कि इसकी पुष्टि कर लेनी चाहिए कि ये विवरण सही है अथवा नहीं। बात करते हैं थोड़ा सा चकबंदी लेखपाल के बारे में। तो चकबंदी से संबंधित वास्तविक कार्य चकबंदी लेखपाल करता है। जब कभी भी प्रदेश में या क्षेत्र में चकबंदी प्रक्रिया होती है तो वो चकबंदी से संबंधित समस्त कार्य जो होंगे वो चकबंदी लेखपाल करेगा। जब किसी क्षेत्र में चकबंदी की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो वहाँ चकबंदी लेखपाल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। चकबंदी लेखपाल ही किसानों की छोटी छोटी चकों में बटी खंडित भूमि को एक जगह एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे कृषि कार्य को करने में सुविधा होती है। चकबंदी विभाग जो हमने पढ़ा था तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी ली थी। इसमें क्या होता है कि चकबंदी जो होता है चकबंदी जो है सरकार की एक कल्याणकारी योजना है। तो ये चकबंदी जो है ये निश्चित नहीं है कि कितने वर्षों के अंतराल पर होगी। ये सरकार जब चाहेगी तब ये चकबंदी करवा सकती है। और चकबंदी जो होती है ये 2 तरह की होती है, एक ऐच्छिक होती है और दूसरी अनिवार्य होती है। जो अनिवार्य चकबंदी होती है ये तो सरकार करवाएगी और ऐच्छिक चकबंदी जो होती है उस हलके में जो कृषक हैं वह यदि चाहें तो वह इसकी मांग कर सकते हैं तो भी चकबंदी करवाई हो सकती है। पटवारी प्रणाली का प्रारंभ सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था, पढ़ चुके हैं। मुगल सम्राट अकबर ने इसे बढ़ावा दिया था, तब ब्रिटिश काल में इसे मामूली परिवर्तन के साथ में किंतु प्रणाली जारी रही। अकबर के इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ लेकिन पटवारी जो प्रणाली थी वो जारी रही। यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं वो भी बता देते हैं। इसमें क्या हुआ था कि अकबर के दरबार में एक भू अभिलेख मंत्री थे। अकबर के दरबार में एक भू अभिलेख मंत्री थे, अभिलेख मंत्री, जिनका नाम था राजा टोडरमल। तो राजा टोडरमल जो थे वो अकबर के दरबार में भू अभिलेख के मंत्री थे। तो इनके द्वारा जमीन संबंधी कार्यों के संपादन के लिए राजा टोडरमल के द्वारा जमीन संबंधी कार्यों के संपादन के लिए पटवारी पद की स्थापना करी गई। पटवारी पद की स्थापना की गई थी अकबर के शासनकाल में। लेकिन यदि पूछा जाए कि सर्वप्रथम पटवारी प्रणाली जो प्रारंभ किया गया था वो किसके शासनकाल में की गई थी, वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में की गई थी। फिर जो ज़मीन का कंप्यूटरीकृत डाटा रखने के लिए भारत सरकार के द्वारा 2005 में पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम का एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसे नोट कर लेंगे कि ज़मीन का कंप्यूटरीकृत डाटा रखने के लिए जो कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम का सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, जो कि भारत सरकार ने 2005 में विकसित किया था। पटवारियों को पटेल, कर्णम अधिकारी, सांड बोगारू आदि भी जाना जाता है। तो यहाँ पर क्षेत्र के अकॉर्डिंग पटवारियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेखपाल, पटवारी, कर्णम अधिकारी, हाकिम साहब आदि नामों से जाना जाता है। तो इन्हें भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे पटवारी जो है, तो पटवारी कहाँ कहाँ बोला जाता है, ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और उत्तर भारत में, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी लेखपाल को पटवारी ही बोला जाता है। अब लेखपाल को कुलकर्णी के नाम से भी जानते हैं, कुलकर्णी भी बोला जाता है इन्हें। ये किस किस क्षेत्र में बोला जाता है, गुजरात, महाराष्ट्र में, गुजरात और महाराष्ट्र में। क्या था कि सन 1918 तक, इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं,
सन 1918 तक इन्हें लेखपाल को कुलकर्णी के नाम से जाना गया था। 1918 तक गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में। इसके बाद कुलकर्णी को तलाटी भी कहा जाता है। कुलकर्णी को तलाटी कहा जाने लगा, तलाटी। कुछ और अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे करड़म या अधिकारी। इस नाम से, करड़म या अधिकारी, इस नाम से तमिलनाडु में बोला जाता है। एक और नाम है पिंडदी माँ, पंजाब में बोला जाता है। पिंडदी माँ का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है गांव की माँ। हाकिम साहब भी कहा जाता है। हाकिम साहब राजस्थान में बोला जाता है। राजस्व पुलिस, राजस्व पुलिस बोला जाता है उत्तराखंड में। तो लेखपाल को इन विभिन्न नामों से विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में कहा जाता है, बुलाया जाता है। उत्तर प्रदेश में पटवारी पद को चौधरी चरण सिंह के ज़माने में ही समाप्त कर दिया गया था, हम पढ़ चुके हैं। अब इन्हें लेखपाल कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि लेखपाल के कार्य क्या हैं और लेखपाल के इतिहास के बारे में देखा थोड़ा सा, कि पटवारी प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई। फिर पटवारी के बाद अकबर के शासनकाल में क्या बोला गया, राजा टोडरमल के द्वारा इस पटवारी शब्द का, यानी पटवारी पद की स्थापना की गई। और यहाँ पर एक फैक्ट और है कि राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान, टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान, ये आपका हरदोई में है। तो ये भी फैक्ट याद रखेंगे। तो अपने अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो नियमावली है 2006 की, सबसे पहले जो प्रथम नियमावली लेखपाल सेवा नियमावली 2006 है, इसे हम लोग अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, अगर यदि यह PDF आपको चाहिए तो PDF के लिए जो लिंक में टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दे रखा है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो टेलीग्राम चैनल पर यह PDF आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।